किस तरीके का फ्रीडम बचा है, वो कला का कोई भी वर्टिकल हो सकता है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत गालियां होने लगती हैं। कैसे हो समय रहना का चाहने वालों बच्चों की देखे भाई। मैं कह रहा हूँ कि यार लेने दो ना, आपको पसंद नहीं है आप अवॉइड कर लो, आप मत देखो। मेरे बेटे से तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अति हर चीज की बुरी है भाई लाइफ में। बस मेरा उसूल ये है, सही गलत क्या है तुम्हें दिखता है। शराब पीना सही है नहीं है, सिगरेट पीना सही है नहीं है, उसमें एक पता है आपको कि नहीं यार इसके नुकसान है। तकलीफ तब होती है जब हम लाइन क्रॉस कर देते हैं। आपकी लाइफ में कितना कैसा रोल है, कैसे देखते हैं आप? मैं क्राइम पेट्रोल को देखते रहें क्राइम पेट्रोल। जय बहुत तवज्जो देता हूँ अपनी जिंदगी में, बिकॉज लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे। अनूप सोनी कौन? क्या अच्छी कहानी होती क्या है? मुझे ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं जिनके अंदर ह्यूमन इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसी कहानी जो एक आम जिंदगी से रिलेटेड। किस तरीके से जूही मैम से मुलाकात हुई, कैसे क्या कहानी बढ़ी? हम थिएटर साथ में कर रहे थे, मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं शायद डेस्टिनी था और मिले। And now it's been 15 years, more than 15 years we've been married. धुरंधर देखी आपने? मैंने फर्स्ट देखी, सेकंड अभी तक नहीं देखी। कैसी लगी आप? अच्छी, मुझे ऐसा लगा कि उसके चलने के कई कारण हैं। उसके चलने के कारण ये भी हैं, मेरा मकसद क्या होना चाहिए एज एन एक्टर, चाहे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आए, वो लोगों तक पहुंच जाए, कनेक्ट हो जाए। मैं अपने आप को सफल मानूंगा जब मुझे डायरेक्टर अच्छे किरदारों के लिए और ज्यादा सोचने लग जाएंगे। यार नहीं यार, ही इज केपेबल, ही कैन डू दिस आल्सो, ही कैन डू दैट रोल आल्सो। वो मेरे लिए सफलता की चीज है। हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे हर जिंदगी में, लेकिन हर किसी को हर चीज नहीं मिल सकती, ये बात फैक्ट है। तकलीफ तो वो होती है कि जब आपकी मजबूरी है कि जो आप करना ही नहीं चाहते और आपको वो करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको शाम को 2 रुपए कमाने हैं। तकलीफ वो है। आपकी लिस्ट में किस तरीके के राइटर्स हो? आई एम अ बिग फैन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये छोटी कहानियां हो, 10 पेज की एक कहानी हो, 12 पेज की एक कहानी हो, तो मजा आता है उसमें। और मेरा बड़ा मन भी है क्योंकि, और ये मैं आज नहीं तो कल जरूर करूंगा। मैं हाय हेलो नमस्ते, कविशाला की बिग जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम ऐसी कहानियां जिनको देखकर जो स्क्रीन की दूसरी तरफ लोग हैं वो प्रोत्साहित होते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि अगर इन कहानियों को देखकर अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाए, कुछ रुका हुआ है, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, अगर इन कहानियों के जरिए उनको प्रेरणा मिलती है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। आज हमारी इसी प्रयास में हमारे साथ अनूप सोनी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में। थैंक यू सर। पहले भी बातचीत हुई है, साहित्य की काफी बातचीत हुई आपसे। आज हम थोड़ा आपकी यात्रा के बारे में और जो आपके अनुभव हैं अभी तक की आपकी यात्रा की, उनको समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। अगर आज किसी को बताना हो, आपको आपके काम के जरिए सभी लोग जानते हैं, कुछ ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं और आपको बताना हो कि अनूप सोनी के बारे में बताना हो, कौन है अनूप सोनी, तो आप कैसे बताएं? ऐसे सीक्वेंस में बात करें तो वैसे तो ज्यादातर लोगों को अब तक कहानी पता ही है कि भाई मैं कहाँ से आया, कैसे थिएटर शुरू किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। लेकिन चूंकि अब इतने साल हो गए इस बात को, तो अगर आप ये मुझसे पूछें कि मैं कौन हूँ, तो इतना ही मुझे समझ में आता है कि मैं काफी क्लैरिटी वाला इंसान हूँ। ये मुझे पिछले कुछ सालों में समझ में आया कि मेरे थॉट्स बहुत क्लियर है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ। मैं अपने काम के बारे में बात और जीवन में भी जिस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं एक सामाजिक तौर पर भी, उसके बारे में भी मुझे काफी क्लैरिटी अपने बारे में है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये शायद इस जर्नी में मैंने समझा अपने बारे में। बिल्कुल। अच्छा सर, चूंकि शुरुआत करते हैं और हम आपकी यात्रा में भी जाएंगे, हर पड़ाव के बाद एक ही अनुभव के बाद, कुछ काम करने के बाद डिफाइन करना होता है कि आदमी सफल हो गया या असफल हो गया। आपके काम से अगर आपको किसी भी नए या फिर कोई नया व्यक्ति किसी वर्टिकल में अपनी मतलब शुरुआत करना चाहता है, अगर सफलता को परिभाषित करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे? जैसा कहते हैं ना कि सफलता की अगर आप डेफिनेशन बनाते हैं तो उसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा अंग्रेजी में मैंने एक कहावत पढ़ी थी और बहुत जल्दी लाइफ में पढ़ी थी कि there will always be a boy with a bigger toy than yours। आप कितना भी बड़ा खिलौना लेकर आ जाइए, आपको इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसके पास आपसे बड़ा और बेहतर खिलौना होगा।
तो अगर आप अपना मापदंड ये रखेंगे अपनी सफलता का कि मेरे पास कितना बड़ा खिलौना है और जब तक मैं वो नहीं ले लेता हूँ तब तक मैं सफल नहीं मानूंगा, तो शायद आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर आप को आसान जिंदगी जीनी है, तसल्ली वाली जिंदगी जीनी है और थोड़ा सुकून वाली जिंदगी जीनी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ यहाँ से देखते रहें कि मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि वहां से मैं कितना आगे चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ ना, पीछे तो नहीं जा रहा हूँ ना, अगर आप उसको सफलता की सीढ़ी मानेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि आप ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला कितना आगे पहुंचा है, आप ये देखेंगे कि मैं कितना आगे पहुंचा। तो अगर आपका मुकाबला दुनिया से करने जाएंगे तो फिर आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। एक बेसिक, क्योंकि वो एक गाना है ना, वो गाना वैसे प्यार के बारे में कि हर किसी को नहीं मिलता है प्यार जिंदगी में, लेकिन हर किसी को हर चीज नहीं मिल सकती है, ये बात फैक्ट है। बिल्कुल। तो अगर आपने जीवन में ये समझ लिया कि यार सब कुछ मैं कैसे पा सकता हूँ और सब कुछ, तो आप हमेशा हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको तय करना है कि आपके लिए बेंचमार्क क्या है, और मुझे लगता है कोई बेंचमार्क बनाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर मैं एक एक्टर के तौर पर बात करूं तो मैं एक्टिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। पैशन कहना है, पैशन कह लीजिए, लेकिन हाँ, दिस इज समथिंग विच आई लव डूइंग इट। अब उसके लिए अगर मैं बेंचमार्क तय कर लूं कि यार जब तक मैं वैसा नहीं हो जाऊंगा तब तक तो मैं नहीं अपने आप को सफल मानूंगा, तो मेरे लिए सफलता यही है यार कि मैं जहां था, जहां से मैंने शुरुआत की, आज मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मेरे काम को लेकर लोग मुझे कैसे देखते हैं, क्या मुझे एक अच्छा एक्टर माना जाता है या नहीं माना जाता। अगर नहीं माना जाता है तो मैं उस पर और मेहनत करूँ। तो मेरे लिए तो सफलता का ये बेंचमार्क है। अगर आप ये मान के चलें कि भाई मेरे पास एक बेसिक चीजें तो आ रही हैं यार, मैं अपनी क्राफ्ट लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, मेरा काम लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे उस काम के बदले में पैसे भी दे रहे हैं, तो आई थिंक आप सफल हैं। बिल्कुल। मुझे तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो आज है वो बीते हुए कल से बेहतर हो और उसमें उसका ग्राफ थोड़ा बढ़ता रहे। 1% और 10% वो तो समय के साथ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप मुझे, अगर मैं अपने आप को सफल मानूंगा जब मुझे डायरेक्टर अच्छे किरदारों के लिए और ज्यादा सोचने लग जाएंगे। यार नहीं यार, ही इज केपेबल, ही कैन डू दिस आल्सो, ही कैन डू दैट रोल आल्सो। वो मेरे लिए सफलता की सीढ़ी है, वो मेरे लिए सफलता का बेंचमार्क। अच्छा, एक चीज और है कि आपने किरदारों की बात की, मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं पे पढ़ रहा था, कोई क्लिप देखा मैंने कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट बनने में जब किरदार उसके फिट हो जाते हैं, किरदार डिसाइड हो जाते हैं, उन किरदारों पे किसको रखना है वो पहले बजट डिफाइन होता है, फिर बजट के बेसिस पे वो किरदार चुने जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति हर किरदार पे फिट नहीं हो सकता है, कि कोई आर्टिस्टिक है तो उसके लिए कुछ फिक्स लोग हैं कि उन्हीं के साथ ही कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है, अगर कुछ आप बता पाएं किस तरीके से? ये भी कोई फिक्स प्रोसेस नहीं, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है, जो लोग मेकर्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी तो जरूर देखते हैं। जैसे भाई देखिए, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कहानी है, वो कहानी में अगर आपने सलमान खान को हीरो ले लिया तो सारी इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी। अगर आपने राजकुमार राव को ले लिया तो इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी। अगर आपने अनूप सोनी को ले लिया तो इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेकर्स का कोई फिक्स रूल नहीं होता, वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, वो कहानी किस तरीके की कहानी है कि उसके अंदर हमें बहुत बड़ा सुपरस्टार चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें एक आम व्यक्ति भी चलेगा, कोई नया एक्टर भी चलेगा। कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि नहीं यार ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में ना हमें लीड रोल में तो नया इंसान चाहिए, नया व्यक्ति चाहिए, है ना। तो जैसे अभी मैं वैसे उस दिन किसी दोस्त के साथ डिस्कशन ऐसे ही हो रहा था कि जब स्कैम बना था तो शायद स्कैम बनाते वक्त उनका क्लैरिटी थी कि हमें हर्षद मेहता के रोल के लिए कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो ज्यादा एक्सपोज ना हो, जिसके बारे में ज्यादा लोग ना जानते हों, या जानते भी हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक इमेज उसकी सेट है। वो एक ऐसा एक्टर चाहते थे जिसकी कोई ऐसी फिक्स्ड इमेज ना हो। तो शायद प्रतीक गांधी दिमाग में आए। तो ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर टू फिल्म मेकर। अच्छा, मुंबई में आपको काफी वक्त हो गया, तो कैसे देखते हैं मुंबई, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसा है मुंबई? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जो है वो एक तो आपकी कर्मभूमि तो है ही है, और मुंबई रिवॉर्ड करती है।
ये शहर सबको अपनाता है मेरे ख्याल से। सिर्फ ना कि फिल्म इंडस्ट्री में, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी लोग ऐसे बहुत हैं जो बाहर से आए हैं और उन्होंने अपना बिजनेस भी सेटअप किया है, नौकरियां करने आए हैं लोग बड़े बड़े शहर, दूसरे शहरों से मुंबई शहर में। तो बम्बई जल्दी आपको अपना लेता है और आप भी जल्दी अब बम्बई में घुल मिल जाते हैं। तो मुझे तो 30 साल हो गए शहर के। बिल्कुल। अच्छा, मुंबई में चूंकि आप मतलब आर्टिस्ट और मतलब एक्टर हैं, अगर थिएटर की बात करें या फिर साहित्य की बात करें, किसी भी तरीके की एक्टिंग में मतलब कितना हेल्पफुल रहता है, कितना आपका सहायक होता है? जब भी कोई किरदार आप गढ़ रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, साहित्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीजों में? मुझे ऐसा लगता है साहित्य के अलावा रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो आपके आसपास घटित हो रही चीजों की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे दुनिया की हो, समाज की हो, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है एक्टर को हेल्प करती है एक किरदार को बनाने में। और वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो आज हेल्प करे कि भाई अभी मैं जो, लेकिन वो कभी भी हेल्प कर सकती है। तो मैं लिटरेचर से ज्यादा ये कहूंगा कि पढ़ना, इंफॉर्मेटिव नॉलेज होना, वो एक एक्टर के तौर पर आपको बहुत हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली आप किताबें पढ़ें, आप सिनेमा देखें, आप दूसरे एक्टर्स का काम देखें, आप दुनिया में चल क्या रहा है उसके बारे में देखें, आप हिंदुस्तानी एक्टर्स को भी देखें और विदेशी एक्टर्स को भी देखें। उसके अलावा आप अंग्रेजी का लिटरेचर भी पढ़ें, आप अपना हिंदी का लिटरेचर भी पढ़ें, आप उर्दू का लिटरेचर भी पढ़ें, उन राइटर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लें। वो भी एक अलग किस्म के इंसान होते हैं जो मुझे लगता है कि थोड़े से तो विरले होते हैं, जो लोग जिनके पास लिखने की कला होती है, जिनके पास चाहे कविताएं लिखने की कला होती है, कहानियां लिखने की कला होती है, वो थोड़े मुझे ऐसा लगता है दुनिया से अलग होते हैं। जैसे कभी लड़ाई चलती रहती है, मैं कल भी एक शूट में था, तो वहाँ पे एक ओटीटी का और टीवी का डिफरेंस स्टार्ट हो गया, एक डिस्कशन शुरू हो गया है, किसने किसको मतलब किसका लॉस हुआ, ओटीटी का लॉस हुआ टीवी से, टीवी का लॉस हुआ ओटीटी से, आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ किसी का लॉस नहीं होता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं अगर कोई एनालॉजी देना चाहूँ तो मैं इसको फैशन की एनालॉजी, कि कभी भैया चौड़े पहुंचे वाली पैंट बहुत हिट थी, फिर 10 साल गायब हो जाती है, फिर 15 साल बाद फिर वो वापस आ जाती है, फिर पता लगा नहीं जी नैरो बॉटम वाली पैंट ज्यादा टाइट है, फिर पता लगता है कि नहीं थोड़ी हाई एंकल से हाई वाली जो पैंट्स हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, हाई कॉलर वाले शर्ट, तो वो फैशन रिपीट होता रहता है। उसी तरीके से आर्ट में भी क्या है कि टेलीविजन कभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन टेलीविजन बहुत बड़ा बना। सिनेमा हमेशा से बड़ा रहा, लेकिन आज ओटीटी की पावर और सिनेमा की पावर जो है वो कंपेयर उसमें भी होता है कि यार नहीं यार ओटीटी के एक्टर्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन है फिल्मों। तो ये एक साइकिल है, ये एक डिबेट है, लॉस किसी का नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एक्टर्स जो हैं वो तो तीनों मीडियम्स में काम करते रहेंगे, थिएटर में भी काम करते रहेंगे। मैं थिएटर को इससे अलग रखता हूँ, मैं स्क्रीन के काम को और थिएटर के काम को अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थिएटर अलग है। थिएटर कभी लॉस और प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। जितने लोगों ने रंगमंच किया, चाहे वो रंगमंच में एक्टिंग करने वाले लोग हों या रंगमंच बनाने वाले लोग हों, उन्होंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि भाई इसको कितने लोग देखने आते हैं, वो लगातार बनाते रहे उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो दौर है थिएटर का वो सबसे बेहतरीन दौर है, इन स्पाइट ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ ओटीटी पे आपके पास 10 ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और मतलब अगर आप ये सोचो यार मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैं ना आधा घंटा ना थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ, खाने खाते खाते कुछ चला लेता हूँ, वो आधा घंटा आपका इसी में बीत जाएगा कि देखूं क्या, कि नेटफ्लिक्स पे जाऊं, अमेजोन पे जाऊं, Z5 पे जाऊं या मैं किस पे जाऊं, और अगर एक प्लेटफॉर्म पे चला भी गया तो उसमें फिर ढूंढ के चाहिए देखेंगे, तब तक पता लगा वो आधा घंटा हो गया। तो इतनी सारी भीड़ के बावजूद थिएटर जो है आज बहुत बेहतर कर रहे हैं, लोग नाटक देखने आ रहे हैं, लोग नाटक पसंद करने आ रहे हैं। हमेशा से जो लाइव आर्ट की वैल्यू है ना वो पहले भी थी, पहले शायद थोड़ा उसके लिए दाम कम देते थे लोग, लेकिन आज की डेट में उसके लिए पे करने को भी तैयार है। तो लाइव आर्ट की जो वैल्यू है वो ताउम्र रहेगी, ता जिंदगी रहेगी, चाहे कोई एआई आ जाए चाहे कोई आ जाए। बिल्कुल, जैसे कविताओं में कविशाला में देखते हैं कि वो एक किसी की भी आ जाने से कविताओं का एक लाइव सुनना, उनको मतलब किसी आर्टिस्ट के थ्रू, किसी पोएट के थ्रू, एक टीवी में देखना या पढ़ना, उसको एक दोनों अलग हैं।
पढ़ने वाले भी ऑडियंस अलग है और आप देख सीधा साधा एग्जांपल है स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ। आप चाहे तो यूट्यूब पे उनके सारे स्टैंड अप के वालों के जो ठीक है थोड़े दिनों में आ ही जाते हैं ना, देख लेते हैं ना, बिल्कुल, हाँ। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भी लोग, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट है, मैं कॉमेडियन नहीं कहना चाहूंगा, वो स्टैंड अप आर्टिस्ट, हाँ। उसको भी लोग देखने के लिए टिकट खरीद कर जाते हैं, और देश में भी जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने, शायद मैंने तो ये भी देखा है कि कई लोगों ने उनको यूट्यूब पे देखा हुआ है उनका वो एक्ट, और वो पुराना भी कुछ कर रहे हैं और कुछ नया भी सुना रहे हैं, लेकिन लाइव देखने जाना चाहते हैं। तो लाइव आर्ट की इज्जत और जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी। थोड़ा अगर इसको ऐसे पूछे, आपने कलाओं का जिक्र किया, स्टैंड अप का जिक्र किया, अभी 2-3 केस हुए हैं भारत में कि एक तो समय रहना का, कुणाल कमला का, बहुत सारी चीजें हुई। किस तरीके का फ्रीडम बचा है? वो कला का कोई भी वर्टिकल हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि स्टैंड अप कॉमेडी या स्टैंड अप आर्टिस्ट का कोई शो हो, कविताएं हो, फिल्मों को कहने का जरिया हो। क्या खुल के मतलब आपने तो दर्शकों देखे हैं, क्या जैसे पहले कहानियां कही जाती थी उसी तरीके से कही जा रही हैं, इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं अभी कहानी को कहने में? जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी आर्ट में आपको ये डिसाइड करना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। आपको सबको जो जैसे बनाना चाहता है उसको बनाने की इजाजत होनी चाहिए। देखने वाले को जज करने दो, देखने वाले को डिसाइड करने दो, वो अपने आप रिजेक्ट कर देगा। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि अरे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत गालियां होने लग गई हैं, तो स्टैंड अप आर्टिस्ट जो है वो गालियों का सहारा लेते हैं कॉमेडी को कहने के लिए। मैं कह रहा हूं कि यार लेने दो ना, आपको पसंद नहीं है आप अवॉइड कर लो, आप मत देखो। अगर कोई एक बड़ा तबका को पसंद नहीं है ये चीज, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी समाज को अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं ना कि ये मत देखो और वो मत देखो, वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता। शॉर्ट टर्म के लिए आपको शायद लगेगा कि अरे नहीं आप अपने समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब ये बात तो बच्चों वाली बात है ना कि बच्चों को अगर आप सही और गलत का सबक दीजिए, आप सही और गलत की बात बताइए, है ना। जैसे कि मुझे याद है कि मैं अगर ये कहूं कि अरे ये तो कमर्शियल डायरेक्टर है यार, ये तो एकदम कमर्शियल टाइप की फिल्में बनाता है। कमर्शियल फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, बिल्कुल। तो आप नहीं बनाना चाहते हैं कमर्शियल फिल्म, मत बनाइए। आप अपने हिसाब की फिल्म बनाइए, आप अपनी पसंदीदा कहानी पे फिल्म बनाइए। आपको अगर अपनी फिल्म में आइटम नंबर नहीं डालना है, मत डालिए। लेकिन जो आइटम नंबर डाल रहा है, या जो गाड़ियां उड़ा रहा है, या जो एक्शन दिखा रहा है, वो बना रहा है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है जो उसको देखने जाती है। अगर मेजॉरिटी ऑडियंस उसको पसंद नहीं करेगी, 2-4 फिल्में उसकी फ्लॉप हो जाएंगी, तो उसकी भी समझ में आ जाएगा कि नहीं यार नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। तो लोगों पे छोड़िए ना जजमेंट। हम बच्चों की तरह से हमें नहीं ट्रीट करना चाहिए। जिस हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, अब आप जब वो बड़ा हो जाएगा 18 साल के बाद, तो उसकी मर्जी भाई, वो खुद डिसाइड करेगा कि जो उसको बचपन में बताया गया था वो ध्यान में रखेगा। तो मैं जैसे अब मेरे बेटे से तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अति हर चीज की बुरी है भाई लाइफ में, बस मेरा उसूल ये है। जिंदगी में मैं नहीं चाहता हूँ सही गलत क्या है तुम्हें दिखता है। शराब पीना सही है नहीं है, सिगरेट पीना सही है नहीं है, झूठ बोलना सही है नहीं है, चोरी करना सही है या नहीं है, उसमें एक पता है आपको कि नहीं यार इसके नुकसान है, ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, अगर समाज के अंदर जो है आप लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो ड्रिंक करने वाले लोग बुरे थोड़ी हो जाते हैं। तकलीफ तब होती है जब हम लाइन क्रॉस कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो यार सारा दिन ये शराबी पीता रहता है। तो मैं उस तरीके से इसको डील करता हूँ कि यार अति मत करो किसी चीज की। एक्सट्रीम मुझे लगता है हर चीज का बुरा है, चाहे विचारों का भी क्यों ना हो। कोई है डायरेक्टर या फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड में जो अति कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी का हो सकता है वो इस तरह का अति वो कोई भी करे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ना ऑडियंस बहुत समझदार है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑडियंस अपनी चीजें चूज कर देती है। जनता जो है ना, मैं बताऊं आपको, बोलती कम है कई बार, लेकिन वो अपनी चीजें चूज करती है।
आप कोई भी प्रोग्राम भी देखिए ना, अच्छी चीज हमेशा अप्रिशिएट हो ही जाती है बिल्कुल। ना। अभी जब एक 12th फेल आई थी, अब हाँ। उसके अंदर कोई स्टार नहीं था, लेकिन लोगों को कनेक्ट कर गई वो फिल्म। और लोगों ने उस फिल्म को बहुत पॉपुलर किया, उस फिल्म को जाके देखने गए। अब लेकिन आपके पास और भी तरह के 50 फिल्में हैं जिनको लोग, तो मुझे लगता है ऑडियंस की चॉइस को ना एकदम नेगेट नहीं करना चाहिए, देखने दो उनको। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो भी अगर कोई जो कोविड टाइम पे शायद आप उसमें थे, वो भुवन बाम ने बनाया था वो ढिंढोरा करके, ढिंढोरा। वो भी मतलब एक नए तरीके से उनका भी शायद पहला प्रोजेक्ट रहा होगा जिसमें वो ऐसा उन्होंने किया, लोगों को पसंद आया उस टाइम पे वो। अच्छा, आपका जब नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्राइम पेट्रोल आता है, या क्राइम पेट्रोल आता है तो सबसे पहले दिमाग में लोगों का आपका इमेज आता है? जैसे हम लोगों ने मतलब इसलिए बोला कि आपके साथ बातचीत करना, अच्छा वो क्राइम पेट्रोल तुरंत वो हिट कर जाता है। आपकी लाइफ में कितना कैसा रोल है, कैसे देखते हैं आप क्राइम पेट्रोल? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरी जर्नी का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जहां तक नाम याद आने का सवाल है, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे आपका जो लेटेस्ट सक्सेस बेंचमार्क होता है ना, वो ही आपको याद रहता है। कि आप ये नहीं कहते कि भाई अरे उसमें 50 काम और किए हैं, लोगों ने देखे भी होंगे, पता भी होंगे। जब तक क्राइम पेट्रोल शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त मेरा एक टेलीविजन शो था जो बहुत पॉपुलर था, बालिका वधू। तो लोग बोलते थे अरे वो बालिका वधू वाला एक्टर। फिर उसके बाद जब क्राइम पेट्रोल पॉपुलर हो गया तो क्राइम पेट्रोल। लेकिन हर प्रोजेक्ट जो आप करते हैं एज एन एक्टर, वो आपकी जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और मैं क्राइम पेट्रोल को बहुत तवज्जो देता हूँ अपनी जिंदगी में, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे कि अनूप सोनी कौन है, किरदार के नाम से नहीं जानने लगे। क्राइम पेट्रोल ने मुझे अपनी अपनी खुद की पहचान भी दी। और मेरे लिए वो एक प्रोजेक्ट था एज एन एक्टर, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने उसके अंदर उतनी ही शिद्दत से काम किया जितनी शिद्दत से मैं किसी एक्टिंग के असाइनमेंट पे काम करता, चाहे वो मेरे लिए एंकरिंग थी। लेकिन मेरा मकसद क्या होना चाहिए एज एन एक्टर, चाहे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आया, वो लोगों तक पहुंच जाए, कनेक्ट हो जाए लोगों से। एंड आई एम हैप्पी कि वो कनेक्ट हुआ। अभी मुझे लगता है कि जो जैसे आपने बोला कि सिंपल सा कोई प्लेयर होता है या क्रिकेट टीम है, बहुत सारे मैचेस खेलती है, लेकिन वो डिफाइन होता है कि वर्ल्ड कप जीत गई तो बहुत हाइप पे होता है, वर्ल्ड कप हार गई तो बहुत ज्यादा डिग्रेड होता है। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सफलता में से सक्सेस 100% नहीं हो सकती किसी भी वर्टिकल में, किसी भी एरिया में। आप किस तरीके से कहानियों को पिक करते हैं? क्या आपका किस तरीके से क्या कहानियों में होना चाहिए, क्या वो मसाले हैं जो उसमें होने चाहिए एज एन एक्टर? हाँ जी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ उसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं, हर आदमी चाहता है कि उसे बड़ा लंबा रोल मिले, कि 100 सीन है अगर एक फिल्म के अंदर, तो 100 में से कम 90 में वही दिखता रहे हमेशा। हर एक्टर चाहता है। लेकिन मैं ज्यादातर सिर्फ इस बात से जज नहीं कर लेता हूँ। कोई अगर मुझे ये कहता है कि यार इस फिल्म में 2 सीन हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये रोल करें, तो मैं कहता हूँ भेजो, सीन भेजो, और फिल्म की स्क्रिप्ट आगे पीछे थोड़ी भेज दो। मैं वो 2 सीन पढ़ के जज करता हूँ कि इस फिल्म की जो कहानी है जो मुझे बताई है, उसमें मेरे ये 2 सीन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो मैं मना कर देता हूँ। मैं लेकिन सिर्फ इसलिए मना नहीं करूंगा कि अरे ये तो 2 ही सीन। लेकिन अगेन अति हर चीज की बुरी होती है, तो मैं ऐसी 10 फिल्में नहीं कर लूंगा जिसमें मेरे 2 सीन होंगे। सही बात। लेकिन ज्यादातर रोल करने का, मेरा रोल को डिसाइड हाँ कहने का क्राइटेरिया यही होता है कि मैं इस फिल्म की कहानी में क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने किसी और इंटरव्यू में भी दिया था ये एग्जाम्पल, कि मुझे एक फिल्म के लिए किसी ने अप्रोच किया, उसके अंदर आई थिंक उनका कुछ 30-35 दिन का शेड्यूल था फिल्म का, और उस 30-35 दिन में से कम 25 दिन मेरे चाहिए। ओके। मैंने स्क्रिप्ट मांगी उनसे, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी। पहले थोड़े हेजिटेंट थे वो स्क्रिप्ट भेजने में पूरी, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं फाइनली। मैंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना नहीं करूंगा। स्क्रिप्ट भेजी उन्होंने। तो मुझे ये तो होता है आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि भाई आप 30-35 दिन की तो फिल्म है, उसमें से 25 दिन आपकी भी रिक्वायरमेंट है, तो आपका रोल बहुत बड़ा है। तो मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ ली। यस, आई एम देयर इन द फिल्म, मैं काफी सीन्स में हूँ, लेकिन
हर सीन के अंदर जो है मैं मेरे एक सीनियर से, मतलब मान लीजिए मैं एक किसी प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन में जो मेरा सीनियर है वो मुझे सिर्फ दुत्कारता रहता है। मैं कोई भी बात कहता हूँ तो वो मेरी बात को रिजेक्ट कर देता है, मुझे ह्यूमिलिएट करता है, मेरी इंसल्ट करता है, या मुझे बोलने नहीं देता है, या मेरे सजेशंस को एकदम रिजेक्ट कर देता है। मैंने कहा साहब मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। बोले अरे यार आप क्या बात कर रहे हो, इतना बढ़िया रोल है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप मना क्यों कर रहे हो यार, इतना काम है आपका इस पिक्चर के अंदर, रोल भी आपका अच्छा है। मैंने कहा यार हर सीन में वो व्यक्ति मुझे दुत्कार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है एज अ कैरेक्टर। मेरे कैरेक्टर को वो बार बार इंसल्ट कर रहा है। बोले साहब वो जो कैरेक्टर है ना, वो उसको दिखाया ही ऐसा गया है, इसीलिए आप जब कुछ कहते हैं तो वो जो है ना, मतलब वो उसको दिखाया गया कि वो बदतमीज किस्म का इंसान है, अक्खड़ आदमी है। मैंने कहा यार लेकिन मेरा क्लोजर क्या है किरदार, या तो वो मुझे दुत्कारता है, मैं सजेशन देता हूँ, वो रिजेक्ट करता है, मुझे इंसल्ट कर देता है, अरे आपको अकल नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आपको पता नहीं। लेकिन कोई भी सीक्वेंस ऐसा आता है एंड में, कोई सीन एक ऐसा आता है जहां पे मैंने कुछ कहा था यार ऐसा मत करना वरना ऐसा हो जाए, उसने अरे आप रहने दीजिए, और फिर वैसा हो जाता है जैसा मैं कह रहा था। एंड देन ही सेज कि यार मेरे से गलती हुई यार, मैं आपको हमेशा रिजेक्ट करता रहा, लेकिन आपने जो जो बातें कही थी वो सब सही निकली है। ऐसा तो कोई सीन नहीं। तो मुझे उसको समझाना पड़ा कि मेरे दोस्त रोल लंबा है, 25 दिन की मेरी शूटिंग है, लेकिन मैं उसके किरदार को एनहांस करने के लिए कि देखो ये कितना बदतमीज इंसान है, देखो ये कितना अक्खड़ इंसान है, उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए मैं कोई रोल नहीं कर सकता जब तक मेरे किरदार का कोई क्लोजर नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरा किरदार आपके किरदार को मतलब जस्टिफाई कर, आपके किरदार की एक कैरेक्टरिस्टिक को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी मैं कोई रोल करूँ। मेरे किरदार के साथ क्या हो रहा है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिनेमा में आपकी पोजीशनिंग एज एन एक्टर वैसे ही बनती है कि आपके किरदार की इंपॉर्टेंस क्या है कहानी में। मैं आपको एज सिंपल एक दूसरी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए एक सीन हम शूट कर रहे हैं जिसके अंदर 3 लोग खड़े हैं, एक आदमी बोल रहा है, 2 लोग चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। अब जो एक आदमी बोल रहा है और जो 2 लोग सुन रहे हैं, उनके बीच में उन दोनों की रिएक्शंस भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब 2 लोग सुन रहे हैं, उसमें से एक आदमी का बीच बीच में क्लोजअप लगता रहता है, रिएक्शन लगता है, दूसरे वाले का सिर्फ 10 में से 2 बार लगता है। तो कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा रिएक्शन लग रहा है। यानी कि कैमरा जिसको ज्यादा दिखाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा फ्रेम में कौन दिख रहा है, जिसकी भावनाओं पे इस सिचुएशन का क्या असर पड़ रहा है, इसका मतलब। और आप चाहते हैं कि ऑडियंस देखे कि यार ये आदमी जो बोल रहा था इन बातों का इस पे क्या असर हुआ है। हाँ। तो अगर आपके इमोशन कहानी में, सीन में इन्वॉल्वमेंट है तो आपका किरदार बनता है। तो अगर मेरे पास कोई ये कह देता ना कि उस सीन में एंड में सर एक क्लोजर होता है सर, वो आता है आपके पास और कहता है सर मेरे से बहुत गलती हो गई यार, मैंने आपके एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठाया, आप मुझे बार बार ये कहते रहते थे और मैं बार बार आपकी इंसल्ट कर देता था, आपके हर आइडिया को मैंने रिजेक्ट कर दिया, शायद मैंने आपकी बात अगर ढंग से सुन ली होती तो भाई मेरे किरदार की कुछ तो एक ग्राफ बनता है ना, पूरा क्लोजर होता है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, चाहे मैं 2 सीन करूं या 4 सीन करूं, मैं उस कहानी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं वो मेरे लिए ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, किरदार का जिक्र किया आपने, तो मैं भी परसों में बैठा था तो एक जिक्र चला, काफी सीनियर एक्टर थे और आपके मित्र राजेश जी वो बैठे हुए थे, कुछ आपस में बातचीत चल रही थी, तो जो दूसरे में थे तो उन्होंने कुछ डायलॉग बोला है, कुछ एक्शन कुछ किया, तो सामने से किसी ने बोला अच्छा इस तरह की कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। तो मैं थोड़ा इससे ये समझना चाहता हूँ कि जब आपको कोई किरदार मिलता है, जब किरदार की तैयारी कर रहे होते हैं आप, क्योंकि जो दूसरी तरफ पर्दे की दूसरी तरफ जो लोग स्क्रीन दूसरी तरफ बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे फिल्में बनती हैं, कैसे कैरेक्टर्स किरदार तैयार होते हैं, तो उन किरदारों पे रहते हैं आप कुछ दिनों तक, उस किरदार की तैयारी कैसे? मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में लोगों को नहीं पता। मेरे ख्याल से आज की डेट में हर इंसान को पता है कि फिल्में कैसे बनती, क्योंकि मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने
हर इंसान को एक तरह का डायरेक्टर बनाता है। हाँ आप किसी से पूछ लीजिए, 16 15 साल के बच्चे एडिटिंग जानते हैं फोन पे, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे शॉर्ट्स लेने, ये सब जानते हाँ उनको पता है। 90% बच्चे, मैं ये कह सकता हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जहां तक इन डेप्थ डिटेलिंग का सवाल है, एक एक्टर के तौर पर तो यार वो तो एक जर्नी है यार। वो तो आप जब आप एक एक्टर बनते हैं, आप किस तरह के एक्टर बनना चाहते हैं, आपने क्या सीखा है, क्या ग्रैस्प किया है, तो सीखते सीखते आप किरदार को समझते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं किरदारों के साथ बहुत दिनों तक जीता रहता हूं, ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप का एक्टर हूँ। तांडव को कैसे देखते हैं? तांडव आपका एक वेब सीरीज आया था, जी जी जी, काफी दिन तक ब्लॉक रहा, शायद वापस से आ गया है या नहीं आया, मुझे पता नहीं। वापस से रिलीज हो गया, कुछ दिन के लिए हटा। अच्छा, ओटीटी के साथ मुझे लगा कुछ दिन न्यूज थी कि वो हटा दिया गया है। नहीं, हमेशा से। अच्छा, जिस कुछ सीन से आपत्ति थी कुछ लोगों को, जो भी लीगल कुछ इश्यूज थे, शायद उनको रिमूव किया हो गया, लेकिन शो तो हमेशा से था प्लेटफॉर्म। हाँ, ओटीटी में शायद वो आपका ओटीटी के थ्रू उसके अलावा कुछ और तांडव जैसा कुछ देखने को मिलेगा आगे। अभी देखो, उसके बाद और भी 2-3 शोज आए, पता नहीं कितने लोगों ने देखे। जैसे एक सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, वो देखा मैंने। हाँ, मैंने देखा G5 में। हाँ, बड़ी अच्छी कहानी, टीवीएफ की थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। फिर उसके बाद एक शो आया था जो ज्यादा, मेरे ख्याल से उसकी पब्लिसिटी भी ज्यादा नहीं हुई, अभय देओल और मैं थे उसमें। उसका नाम था 1962 वॉर स्टोरी करके, वॉर्स इन द हिल्स करके, जो इंडो चाइना वॉर पे बेस्ड थी। वो हॉटस्टार पे था, महेश मांजरेकर जी ने उसको डायरेक्ट किया था। फिर लास्ट ईयर अगर अगस्त में था नेटफ्लिक्स पे सारे जहां से अच्छा, प्रतीक गांधी, मैं, सनी इंदुजा। ओके, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रोल था। अभी जुलाई में आने वाला है तलाश, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। बहुत इंटरेस्टिंग रोल है मेरे लिए। फिर इसी साल अगस्त में एक फिल्म आ जाएगी जिसका नाम है वन, जो अगेन टीवीएफ और बालाजी का कोलैबोरेशन है। उसके अलावा हार्दिक मेहता करके एक डायरेक्टर है, अगर आप, उन्होंने कामयाब फिल्म बनाई थी, फिर एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बनाई थी दी कपल्ड, दृश्यम से शायद वो कनेक्टेड थे पहले। कामयाब भी संजय मिश्रा वाली थे। कामयाब से। तो हार्दिक ने एक सीरीज डायरेक्ट की जिसमें वरुण सोपती, मैं, तरनजीत, हसलीन और भी एक्टर्स हैं। उसका नाम है इकट्ठे, वो भी शूट हो चुकी है। ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, अच्छा, हम कविताओं पे अंदर नहीं जाएंगे डिटेलिंग में। अगर आपको कुछ कवि या फिर कुछ लेखक पिक करते हैं, या जब आप थिएटर में, एक्टिंग में पढ़ रहे होते हैं उनके बारे में, तो किन राइटर्स को पिक करते हैं? जैसे प्रेमचंद सबकी टू डू में होता है कि प्रेमचंद को मस्त पढ़ते ही पढ़ते हैं, सबको कहानियां पसंद है। आपकी लिस्ट में किस तरीके के राइटर्स होते हैं? मतलब मैं लंबे नॉवेल्स नहीं पढ़ पाता हूँ कई बार, मतलब अब नहीं पढ़ पाता, पहले तो वो भी पढ़ता था, लेकिन अभी मुझे लगता है आई एम अ बिग फैन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कि छोटी कहानियां हो, 10 पेज की एक कहानी हो, 12 पेज की एक कहानी हो, तो मजा आता है उसको पढ़ने। और मेरा बड़ा मन भी है, क्योंकि और ये मैं आज नहीं तो कल जरूर करूंगा, मैं शो बनाना चाहता हूँ कहानियों पे। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के साथ साथ अगर हमने, मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील करेगा किसी भी इरा में, कि आप एक बार में एक कहानी दिखाएं, उसको ड्रामेटाइज करें, और उस कहानी को आप एक्टर्स के साथ शूट करें, और वो कहानी खत्म हो जाए। उसका कोई ऑनगोइंग सीरीज नहीं है, लेकिन हर, मान लीजिए अगर वो हफ्ते में एक बार आता है, हर हफ्ते ऑडियंस को एक कहानी सुनने को मिलती है। वो हिंदी लिटरेचर से हो सकती है, अंग्रेजी लिटरेचर से हो सकती है, किसी और भाषा से हो सकती है, किसी राज्य की कोई फोकलोर हो सकती है, लेकिन कहानी, मुझे लगता है वो मैं एक बार एज अ प्रोड्यूसर उसको बनाना चाहूंगा। कोई और बनाना चाहे वो भी बना ले, लेकिन मैं जरूर बनाना चाहूंगा अपने तरीके। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहानियों का जिक्र किया, आपने बताया कि आप किस तरीके से कहानी पे करते हैं, लेकिन अगर क्या होती क्या है अच्छी कहानी? वो जरूरी नहीं आप हिस्सा हो उसके, लेकिन कहानियों को जब देखते हैं, आप कहानियों का एक शो बनाते हैं, तो क्या अच्छी कहानी होती क्या है? किस तरह आपके लिए क्या होती है अच्छी कहानी? जैसे अभी सिनेमा में लोग एक्शन फिल्में बनाते हैं, हॉरर फिल्में बनाते हैं, साइंस फिक्शन बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं। तो मैं एज एन एक्टर तो हर फिल्म में काम करूंगा अगर मेरा रोल अच्छा है, चाहे वो साइंस फिक्शन हो,
चाहे वो एक्शन फिल्म बिल्कुल, हो, किसी भी तरह का हॉरर फिल्म हो, मैं तो हर तरह की फिल्म में काम करना चाहूंगा, प्रोवाइडेड कि मुझे अपना रोल पसंद। हाँ हाँ लेकिन अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी ड्रामा। हाँ। मुझे ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती है, ये मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, जिनके अंदर ह्यूमन इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर मैं कहानियां भी लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी कहानी वो लगती है जो दिल को छूने वाली हो। अब दिल को छूने वाली का मतलब ये नहीं है कि हमेशा से दुख भरी कहानी हो, या दिल को छू गई या रुला गई, या मतलब ऐसी कहानी जो एक आम जिंदगी से रिलेटेड, मे बी वेरी सिंपल स्टोरी, बट इट हैज टू बी ह्यूमन इमोशन से कुछ जुड़ी हुई हो। कुछ फिल्मों में कोई ऐसी कहानी जो आपके साथ अभी तक रह गई हो? बहुत सारी होंगी, लेकिन बहुत सारी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे तमाशा बहुत पसंद आई थी, बहुत ज्यादा पसंद। मतलब मैं समझ सकता हूँ वो किरदार, वो वो लगता है। जैसे मुझे तारे जमीन पर बहुत पसंद आई थी। एक कहानी है, अब कहानी एक बच्चे की है जिसकी डिस्लेक्सिया को लेकर लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वो कहानी प्रेजेंट की गई, जिस तरीके से कहानी सुनाने का भी एक तरीका होता है ना। अभी ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता ये सच है नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 36 प्लॉट है, 36 प्लॉट्स हैं, जिसके आसपास जो है हम कहानियां करते हैं। लेकिन अभी आप फिल्मों में भी आप देखेंगे, आपको कई ऐसी फिल्में मिल जाएंगी ना जो जिनके अंदर ऐसा लगता है कि हाँ ये कहानी कुछ वैसी है। अभी दो दोस्तों की कहानी, दो बहनों की कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, माँ बेटे की कहानी है, माँ बेटी की कहानी है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने अगर एक माँ बेटी की कहानी पे फिल्म बना दी तो दोबारा जीवन में कोई माँ बेटी की कहानी पे फिल्म नहीं बनाएगा। हो सकता है उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है उस फिल्म मेकर का नरेटिव स्टाइल अलग हो, और हो सकता है उसको सुनाने का तरीका अलग हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सुनाते कैसे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरे लिए एज एन एक्टर और एज अ रीडर ऑल्सो, मुझे इस तरह का ड्रामा ज्यादा पसंद है। कुछ आपकी टू डू में इस तरीके की कहानियां, इस तरीके के कहानी जो बना रहे हैं, जो लोग रह गए हों, जिनके साथ आपको अभी काम करना है या चाहते हैं कुछ ऐसा बने, या इन लोगों के साथ कुछ मैं बने? तो जैसे मैं कहता हूँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैं एक बार इम्तियाज के साथ जरूर काम करना चाहूंगा एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम भी करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्टर्स ने अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ऐसा मेरी फीलिंग है। ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हम बहुत प्री कंसीव्ड उसमें जीते हैं कि यार ये एक्टर वैसे वाले रोल में फिट बैठेगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी जो मैं रोल कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि लोगों को देख के लगे कि अरे यार इसने अच्छा ये अलग रोल किया, अलग तरीके से किया, यार ये ऐसा किया। मेरी कोशिश है। वहां नहीं हो पाता है तो मैं अपने नाटकों में वो कहानियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें लोगों को ब्रेक मिले कि नहीं आता है, हमने इसको ऐसे तो कभी देखा ही नहीं। तो कोशिश एक कलाकार के तौर पर हमेशा रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी डायरेक्टर्स ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मानता हूं कि मैं एज एन एक्टर काफी कुछ अलग तरह का काम कर सकता हूं। बिल्कुल। अच्छा, घर में आपके फिल्मी माहौल रहता है? ये बहुत लोगों ने पूछा कि जरूर पूछता है, जो कि आसपास सारे फिल्म वाले लोग हैं। नहीं, फिल्मी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आर्ट के बारे में बातचीत जरूर होती है। किसी ने कोई अच्छा सिनेमा देखा, किसी ने कोई अच्छी फिल्म पे कोई जिक्र हुआ, किसी ने कोई किताब पढ़ी, तो उसके बारे में बातचीत जरूर होती है। कुछ राजनीतिक माहौल भी रहता है? नहीं उतना खास, लेकिन हाँ ये जरूर था, जैसे मेरी वाइफ भी थिएटर करती है, तो वो कई शो करके आई, उनको लगा कि यार इस शो में थिएटर का ये मजा होता है ना कि एक आज शो हुआ, एक कल शो हुआ, उसमें भी अंतर होता है। तो ये डिस्कशन किया, आज वाला शो ये बहुत, उसमें ये चीज बहुत वर्क कर गई, ऑडियंस ने पता नहीं कैसे इस चीज को एकदम समझ लिया और अच्छे सही जगह पे रिएक्ट किया। तो ये बातचीत तो जरूर होती है काम को लेकर। अच्छा, मैं इसमें डिटेल में मैंने मतलब पढ़ा भी नहीं है, और मैं चाहता था कि आपसे बहुत ओपन बातचीत हो। मैं जितना जानता हूँ आपके बारे में, नॉर्मली क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँ। किस तरीके से जूही मैम से मुलाकात हुई, कैसे क्या कहानी बढ़ी? मतलब हम थिएटर साथ में कर रहे थे, मुलाकात हुई, और कुछ चीजें मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कुछ चीजें ना शायद आपकी जिंदगी में होनी होती है। मैं इस बात पे तो बहुत बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई तो डेस्टिनी होती है। मुझे नहीं पता उसकी डेफिनेशन क्या, और मैं कभी जिंदगी में डेस्टिनी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहा।
मतलब मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि अरे मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। हाँ, मैं उस पे हाथ धर के नहीं बैठ रहा। मुझे अगर जिंदगी में कुछ काम करने हैं तो वो मैं करता रहूंगा। बाकी जो डेस्टिनी है वो अपना काम करेगी। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे हूँ। कहते हैं ना कि हाँ, कि डेस्टिनी भी उन्हीं लोगों की मदद करती है जो खुद की मदद करते हैं। हाँ, तो मैं उस तरह का बिलीफ नहीं रखता हूँ कि अरे अरे मेरी किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा यार। हाँ, मैं कोशिश करता रहूंगा। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि शायद मेरा और जूही का मिलना भी जो है वो कहीं ना कहीं शायद डेस्टिनी था और हम मिले। एंड नाउ इट्स बीन 15 years, more than 15 years we've been married. अच्छा, एक चीज और मुझे लगता है कॉमेडी भी शायद आर्यन आपको कॉमेडी करते हैं शायद, है ना? कविताएं भी कुछ ना कुछ होती रहती हैं, थिएटर भी है, फिल्में भी हैं, कुछ मिसिंग है आर्टिस्टिक उससे जो नहीं हो रहा है आप करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इंडिविजुअली एज एन एक्टर ये कह सकता हूँ कि हाँ यार, मैं आई एम जेन्युइनली आई फील कि मुझे थोड़े और इन डेप्थ वाले रोल करने हैं। मतलब जहाँ थोड़ा लोग मुझे और कुरेदे अंदर से एज एन एक्टर, और मुझे ऐसे रोल्स में ट्राई करें जो उन्होंने पहले नहीं किया। अच्छा सर, अभी ना फिल्मों की जो सफलता है, असफलता की कहानियां डिफाइन होती हैं, वो नंबर्स आते हैं जो लास्ट में उस पे डिफाइन होती हैं। वो मतलब 500 CR, 300 CR, 1000 CR, क्या वही कहानियां लोगों तक भी चूंकि पहुंच रही, मास देख रहा है, तभी वो नंबर्स बढ़ रहे होंगे? तो ये सच वास्तविक जो सफलता है, मतलब आपके हिसाब से, आपके अनुभवों के हिसाब से, किसी फिल्म की या किसी भी प्रोजेक्ट की इस तरीके की, या कुछ और होता है जो इनका जो जिससे सफलता डिफाइन होती है? ये मुझे लगता है कि देखो, सिनेमा बिजनेस तो है, फ्री में तो बनती नहीं है। बिल्कुल। चाहे आप एक छोटी सी फिल्म बनाएं, अगर आप ये पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं, ये बातचीत शूट कर रहे हैं, इसके लिए भी पैसे खर्च हो रहे हैं, फ्री में तो हो नहीं रहा। तो हर चीज के पीछे नंबर्स तो होते ही, और अगर वो नंबर्स का रिजल्ट भी मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अच्छी, जैसे मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं होता है कि कोई अगर एक्टर सक्सेसफुल है तो वो बहुत बेहतरीन एक्टर है, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक्टर सक्सेसफुल नहीं है तो इसका मतलब वो खराब एक्टर है। ऐसा भी नहीं है। तो सफलता का टैलेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सफलता किसी भी चीज में मास पे डिपेंड करती है। समझ रहे हैं? अगर कोई किसी होटल की दाल सबसे ज्यादा फेमस हो गई और वहां लोग रोज जा रहे हैं वो दाल खाने के लिए, अरे यहाँ की दाल बहुत बढ़िया है, और आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं अच्छा लगती यार दाल, मुझे नहीं लगी अच्छी यार, मैंने खाई थी लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है दाल का स्वाद क्या होता है। ऐसा मेरा मानना है। जैसे अब हमारे यहाँ एक जूहू में एक रेस्टोरेंट है, बेने डोसा, जिसके बाहर आप चले जाइए, आप वीकेंड्स पे जाएंगे तो सुबह 7 बजे लाइन लगी होती है। आप वीकडे पे जाएंगे तो दोपहर शाम लाइन लगी होती है, लोग धूप में खड़े रहते हैं। आप लाइन लगे रहते हैं 40-40 मिनट, 45-45 मिनट। और जहां तक मैं तो कभी गया नहीं उस रेस्टोरेंट में, लेकिन अंदर जाने पर ये भी है कि अंदर भी सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की जगह है। आपको अंदर खाना भी खड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसी क्या बात है उसके अंदर कि जिसके लिए लोग 40-40 मिनट खड़े होने को भी तैयार है। लेकिन हो सकता है कि मैं जाऊं और मुझे ना पसंद आए। बिल्कुल। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको कोई लगता है कि नहीं यार ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि सफलता का कनेक्शन नहीं, सफलता है। क्योंकि वो मास, जितने ज्यादा लोग उस चीज को कंज्यूम करेंगे वो नंबर्स उसके उतने बढ़ेंगे। बट ये बड़ा इंडिविजुअल परसेप्शन। नंबर, अब जिसने यार 100 करोड़ की पिक्चर बनाई है वो तो चाहेगा ही नहीं कि 200 करोड़ कमाऊं मैं, क्यों ना, है ना? वो बिजनेस है और मैं तो चाहता हूं कि वो कमाए, क्योंकि अगर वो कमाएगा तभी वो नेक्स्ट फिल्म बनाएगा, है ना? और ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स को मैं जानता हूं जो हर तरह की फिल्में बनाते हैं। वो उनको लगता है यार कि इस फिल्म से मैंने 200 करोड़ कमाए तो चलो इसमें से 20 करोड़ वाली में 4 छोटी फिल्में भी बनाऊंगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। धुरंधर देखी आपने? मैंने फर्स्ट देखी, सेकंड अभी तक नहीं देखी। कैसी लगी आपको? अच्छी, मुझे ऐसा लगा कि उसके चलने के कई कारण हैं। उसके चलने के कारण ये भी हैं कि फिल्म, सी देखो, आदित्य धर का मैं पहले भी काम देख चुका हूँ, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे और बहुत समझदार डायरेक्टर हैं, उनको पता है। जब एक सिनेमा में एक आदमी आता है बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखने के लिए, उसको बड़ा
ड्रामा बिल्ड करना उनको आता है किसी भी कहानी का, और वो ड्रामा बिल्ड करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे। इनफैक्ट मैं तो उनके साथ एक फिल्म करने वाला था, अब मुझे लगता है चूंकि नाउ उनकी जिस तरह से सफलता उनकी फिल्मों को मिल रही है, शायद वो फिल्म बना पाए, क्योंकि वो फिल्म उस वक्त बहुत ज्यादा बड़े बजट की फिल्म थी। उसका नाम था इमॉर्टल अश्वत्थामा। ओके। और विकी कौशल उसमें लीड रोल में थे। तो उसके अंदर वो, जहां तक मुझे उन्होंने बताया था कि काफी पोर्शन जो है वो फ्यूचरिस्टिक उसमें है। ओके ओके। और कुछ पोर्शन जो है वो रियल महाभारत का भी है, क्योंकि अश्वत्थामा की बात हो रही है। तो मैं उसमें युधिष्ठिर का रोल कर रहा था, जो महाभारत का। और काफी मतलब आगे तक बात चली गई थी हम लोगों की, जिसे कहते हैं ना, एक सर्टन लुक वो चाहते थे, जिसके लिए फिजिकल प्रिपरेशन भी शुरू हो गया था। ओके। और फिर उसके बाद वो फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया कि वो फिल्म वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग से लगी है, उनके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी और फिल्में बनाई हैं जो जिस तरीके से वो मतलब मुझे लगता है कि वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कम पैसों में भी एक अच्छी कहानी सुनाने का एक तरीका होता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। पब्लिक को क्या कनेक्ट कर जाता है वो तो जनता ही जानती है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जगहों को और खानों को एक्सप्लोर करने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने मुझे कैफे का जिक्र किया, एक दिल्ली में आपने एक चाय वाले जो किताबें बेचते हैं उनसे कनेक्ट किया था कि इनसे बातचीत जरूर करना, फिर हमने की थी बाद में। तो आपको खाने की बात करें, कुछ फिक्स्ड मेन्यू से चल जाता है या एक्सप्लोर करना है, कुछ नया ट्राई करना, नया कुछ खोजना? बिल्कुल, मैं एक ही तरह का खाना रोज खा सकता हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा कोई शौक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। कुछ तो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया बहुत लेट लाइफ में कि मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। अब मुझे छोले भटूरे पसंद है, मुझे कुलचे छोले पसंद है, जितनी भी तली हुई चीजें मुझे पसंद है, लेकिन उनको ना कहने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, उन पर काबू पाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। और जहां तक वैसे खाने का सवाल है, मुझे ये नहीं होता कि अरे वहां का नॉनवेज बहुत अच्छा है या वहां की दाल बहुत बेहतरीन है। मैं गया वहां पे, और अगर कोई ऐसी जगह है और अगर वो मेरे कंफर्ट जोन में मैं जा पाऊंगा वहां पे, तो मैं चला जाऊंगा। आउट ऑफ द वे जाके मैं वहां नहीं जाऊंगा। मतलब जैसे मैंने कई एक्टर्स को देखा है, उनका एक दिन का शूट है किसी शहर के अंदर, तो उनका ये भी होता है, यार एक ही दिन है, कल मुझे वापस भी जाना है, लेकिन मुझे ना वहां का खाना खा के आना है। मैं उतनी भागा दौड़ी जद्दोजहद नहीं करूंगा शायद। हाँ, अगर मेरे पास 3 दिन है और 3 दिन की शूटिंग में पता लगा एक दिन का गैप भी आ रहा है, या किसी दिन जल्दी पैकअप हो गया है और मैं उस शहर में हूँ और उस शहर की कोई फेमस जगह है, तो मैं जरूर वहां पर जाऊँ। मैं जरूर चाहूंगा कि यार उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि किसी शहर में जाकर वहां की जो पॉपुलर चीजें हैं उनको एक बार विजिट जरूर करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा। वो उसी मेरे शेड्यूल के दायरे में अगर फिट हो जाएगा तो मैं जरूर करूंगा। अभी तक आपने जो शहर एक्सप्लोर करा, कौन सा? जैसे अब सबसे ज्यादा तो मैं ये हिमाचल में, मैं अभी पिछले साल शूटिंग कर रहा था, जो सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लंबा शेड्यूल था, 37-40 डेज के आसपास तलाश का। करीबन 37-40 दिन का हमारा शेड्यूल था। अब ऐसा तो नहीं था कि 40 दिन रोज शूटिंग होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि एक आध दिन बारिश हो गई, नहीं हो पाया। किसी दिन ऐसा था कि 2 दिन शूटिंग थी, फिर बीच में 1-2 दिन का गैप था। आप एक बड़ा रोल कर रहे हैं अगर किसी सीरीज के अंदर, तो आपको एक लंबा चंक में आप रोल में। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया उसे, चहल के आसपास के इलाकों को, कुफरी उफरी आधा 1 घंटे की ड्राइव करके चले गए। और चहल एक बड़ी छोटी शांत जगह है, वहां के छोटे मोटे ढाबे एक्सप्लोर कर लिए जहाँ एकदम घर का खाना मिलता है। बहुत मशहूर है, मुझे बाद में पता चला कि भाई मैं सोच रहा था मैंने उसको ढूंढा है, बाद में पता चला उसका नाम था सोनीदा ढाबा। बाद में पता चला कि भाई वो तो वैसे ही दिल्ली चंडीगढ़ से लोग आते हैं वहां पे। उनका छोटा सा एक रेस्टोरेंट जिसमें बेंच लगे हुए हैं, वहीं पे गरा उनका मेन्यू फिक्स्ड होता है और अनलिमिटेड है। ओके, फिक्स्ड प्राइस है उनका। मान लीजिए उनका प्राइस है 700 रुपए। अब आज का मेन्यू में 2 दालें हैं, 3 सब्जियां हैं, 1 मीठा है, रोटी है, ये। अब वो आता जाएगा, आप खाते जाइए जितना आपको खाना है, कोई लिमिट नहीं है उस पर, लेकिन उसका प्राइस फिक्स है। बहुत भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती वहां। मैं यही बोल रहा था कि आप एक्सप्लोर करते, बताइए। आप एक्सप्लोर ये जरूर करता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि मैं आउट ऑफ द वे जाके नहीं करता हूँ चीजें, अगर मेरे वो दायरे में खाने की जहां तक बात है।
लेकिन ये जरूर है कि जिस शहर में मैं हूँ मेरी कोशिश ये रहती है, तो चहल में किसी ने बता रहे वहां का एक शिव मंदिर है जो इंसान एक आदमी है उसने खुद बनाया अपनी जमीन पे अपने हाथों से, वो भी बहुत पॉपुलर है, वहां हम गए पैदल चल के। ओके। फिर एक काली माता का मंदिर है वहां पे जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। तो ये सारी चीजें उस शहर की मैं एक्सप्लोर जरूर करता हूँ, चाहे वो देखने वाली जगहें हों या वो खाने वाली जगह। लखनऊ एक्सप्लोर किया आपने? लखनऊ तो बहुत शूट किया है, तो बहुत शूट। रोहित शर्मा जी की चाय और कुछ हाँ, टिक्की बड़ा फेमस रहता है वहाँ का। कभी राजनीतिक एक तरफ आपका राजनीतिक माहौल रहता है, कभी प्लान है कभी कुछ फ्यूचर? मुझे लगता है मेरे से होगा नहीं, मतलब कहीं होता है ना, यू आर नॉट फिट फॉर इट। मैं नहीं हूँ फिट उसके लिए, मुझे क्योंकि मेरे को एक्टिंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है। मैं आपका स्टेटस भी देखा था, मैं स्टार्टिंग बोलने वाला स्टेटस भी देखा कहीं मैंने कि प्रोफेशन है इसलिए मेरा ये मुझे पसंद है इसलिए मेरा प्रोफेशन है, कुछ ऐसा। मैंने लिखा था कि एक्टिंग इज माय प्रोफेशन एंड पैशन बोथ। हाँ, नाइस स्टेटस। आखिरी में जो लोग भी इस बातचीत को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग में हो सकता है, कोई किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा उसमें हो सकता है, जैसे आपने बोला मुंबई में तो हर तरह के लोग हैं कि बाहर से लोगों ने आके बिजनेस भी सेटअप किए हैं, सपने दिखाती है, सपने पूरे भी करती है। तो उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं किसी भी वर्टिकल में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आपके अनुभव से क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? पहले तो देखिए, जब हम कॉलेज में थे तब, जब मैं अपने टाइम की बात करूं, जब कॉलेज में थे तो बड़े सेट प्रोफेशन होते थे, और ज्यादातर लोग कोशिश करते थे कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, जिसमें स्टेबल लाइफ जी जा सके, कि यार ये फिक्स्ड है, सरकारी नौकरी मिल जाए, या ये हो जाए, या बैंक में नौकरी मिल जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वकील बन जाए। आज सोचने का तरीका बदला है, जनरेशन का सोचने का तरीका बदला है, माता पिता के सोचने का भी तरीका बदला है। आज मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रायोरिटी इस बात को दी जा रही है कि यार तुम्हारा मन क्या है, मन की सुनो। अगर आपका मन ये कर रहा है उसको एक मौका जरूर दो जिंदगी में, अगर मन ये प्रोफेशन में जाने कर रहा है उसको एक मौका जरूर, उसके लिए जी जान लगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो करना चाहते हैं उसमें भी कई बार वक्त लग जाता है ये चूज करने में कि मेरा मन किस करना क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको ये मिल जाए ना तब क्या होता है, मेहनत आसान हो जाती है। जैसे मैं सच बात बताऊं आपको, मुझे एज एन एक्टर हर पॉडकास्ट में, जैसे आप लोग होता है ना, कई आप सुनेंगे कि अरे मैंने बड़े बुरे दिन देखे, मैंने ये देखे, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होंगे, ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने वो तकलीफ झेली है तो आपने वो उस काम के लिए तकलीफ झेली है जो आप करने आए हो। तकलीफ तो वो होती है कि जब आपकी मजबूरी है कि जो आप करना ही नहीं चाहते और आपको वो करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको शाम को 2 रुपए कमाने हैं। तकलीफ वो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर बनने आया हूं तो मुझे जो भी इस पूरी जर्नी के जो भी प्लस एंड माइनस पॉइंट है उनसे मुझे गुजरना तो पड़ेगा ही, लेकिन एटलीस्ट प्लस पॉइंट क्या है कि मैं उन तकलीफों से उसके लिए गुजर रहा हूं जो मुझे पसंद है। बिल्कुल, मुझे लगता है मैं जावेद साहब का भी एक दिन कुछ कोई स्टेटमेंट था, उसमें सुन रहा था, उन्होंने बोला कि संघर्ष सभी करते हैं, सभी की लाइफ में संघर्ष होते हैं, अलग अलग बुरे दिन सभी लोग देखते हैं, आए हैं बाहर आए हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। हो सकता है आप सड़क पे सोए होगा जो बताते हैं हुआ होगा, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद में अगर आप वही चीजें वापस से आपको बतानी पड़ रही है इतनी मेहनत करने के बाद में, तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने बोला कि सही वो नहीं है वो। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है मैं उन कहानियों को नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कई बार मैं जब पॉडकास्ट में मना करता हूँ कि नहीं यार मुझे ये बातें नहीं करनी है, तो कहते हैं नहीं सर आप इसलिए कीजिए क्योंकि सामने वालों को वो मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन वो नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन आपका अपना पैशन होना चाहिए। अभी कोई आदमी अगर ये कह रहे और पता है घर का बहुत दिक्कत है, मुंबई में मैं एक्टर बनने आया हूँ, मैं एक कमरे में 10-10 लोगों के साथ रहता हूँ, भाई है दिक्कत, मकान महंगे हैं यहाँ पे, वो स्ट्रगल नहीं है। है ना? बल्कि आप जब कमा लेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, तब आप पीछे मुड़ के उसको स्माइल करके देखिए। इनफैक्ट हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, हमने भी वो सब किया है कि भाई इतने ही पैसे हैं, दिन भर का खर्चा इसी में निकलना चाहिए। लेकिन मुझे आज तक याद है, और ये आप हमारे जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, कुछ को तो आप जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर आदमी ये कहेगा कि मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जिस दिन हम दुखी हों। पता नहीं वो दिन ऐसे अलग थे कि हमने बड़े, रोज हम मजाक करते थे, मस्ती में हमने दिन गुजारे थे। ऐसा भी जोक होता था, अरे मेरी डेट प्रॉब्लम चल रही है यार,
मैं कैसे करूं एडजस्ट। बोला मेरी भी डेट प्रॉब्लम चल रही है। बोले क्या हो गया? बोले डेट प्रॉब्लम चल रही है यार, सारी डेटें खानी है यार। वो है यार, तो मतलब जो आप कह रहे हैं बात सही है, कितना आप, लेकिन आप अपने उस काम के लिए आप लगे हो। अब आप सब कुछ तो नहीं मिल सकता यार प्लेट में रख के आप, और वो कभी भी नहीं मिलेगा। आज आपको ओटीटी में बड़ा रोल चाहिए तो फिर आपको फिल्म में हीरो बनना है, फिर फिल्म में हीरो बनना तो आप चाहते हैं चले भी, लेकिन ये तो हर बड़े स्टार के साथ होता है भाई। फिल्में बनती भी हैं, अगर आपको हीरो बन भी जाते हो तो उसकी स्ट्रगल अलग है, क्योंकि जब आप हीरो बन जाते हैं तो फिर आप जिंदगी भर हीरो बने रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी हर फ्राइडे को जो पिक्चर रिलीज हो वो सुपर डुपर हिट हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो आप संघर्ष को देखते कैसे हैं, उसका नजरिया बहुत जरूरी है। आप क्या डिसाइड करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है जो लोग भी देखेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अब जो जहाँ पे भी रुके आगे बढ़ेंगे। वो आखिरी में किन और दो लोगों को आप जो हमारी बातचीत है कविशाला के अंदर बिग जर्नीज की, उनको सुनना चाहते हैं। बहुत लोग हैं यार, दोस्तों के तो नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उनकी तो सुन चुका हूँ सारी कहानियां। लेकिन बहुत लोग हैं, मतलब जिन एक्टर्स को शायद मैं कभी नहीं जानता हूँ, उनसे नहीं मिला हूं। लेकिन आजकल यार इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, ज्यादातर सभी एक्टर्स को सुन चुके हैं। तो मतलब ऐसा कोई टू डू लिस्ट में अभी तो दिमाग में नाम नहीं आ रहा कि यार इसका कुछ कहानी सुनना चाहता हूँ। अभी ना आप कोई पोएट्री पढ़ेंगे? मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है, सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो जिंदगी से उठती अंधेपन की भाप पर ढलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह रगड़ता नहीं, गड़ता नहीं। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह से अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बहुत सुंदर।